कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष में एक भटका हुआ स्पेस कैप्सूल नज़र आता है जो कि काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहां 6 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम स्पेस में जीवन की मौजूदगी को लेकर रिसर्च कर रही होती है। दरअसल ये लोग तकरीबन 6 महीने से एक मिशन पर काम कर रहे होते हैं जिसके तहत इन्हें मंगल ग्रह की मिट्टी का सैंपल जुटाना था ताकि ये पता लगा सकें कि मंगल ग्रह में जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं। पर ये जिस पिलग्रिम कैप्सूल की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी का सैंपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लाना चाह रहे थे, वो कैप्सूल किसी मलबे से टकराकर अपनी निर्धारित दिशा से थोड़ा भटक जाता है। इस स्पेस क्रू के ही एक सदस्य रोरी एडम्स को इस पिलग्रिम कैप्सूल को एक मैकेनिकल रोबोट आर्म से पकड़ने का काम दिया जाता है, जिसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो वो कैप्सूल स्पेस स्टेशन से दूर आगे निकल जाएगा। फिर उसे पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, जिससे महीनों से काम कर रहे इनके इस मिशन पर पानी फिर जाएगा। इसलिए इनके पास एक ही मौका होता है इस कैप्सूल को पकड़ने का। रोरी अपनी जान जोखिम में डालकर उस कैप्सूल को पकड़ने के लिए स्पेस में चले जाता है और उसे कैच करने में कामयाब भी हो जाता है। सभी क्रू मेंबर में खुशी की लहर छा जाती है क्योंकि महीनों से जिस मिट्टी के सैंपल को पाने के लिए ये लोग काम कर रहे थे वो फाइनली इनके पास था। डॉक्टर ह्यू डेरी अपनी लैब में मंगल से लाई उस मिट्टी के सैंपल की जांच कर रहा होता है। तभी उसे उसी मिट्टी के सैंपल में एक सिंगल सेल जीव नज़र आता है जो बिल्कुल एक अमीबा की तरह दिखाई देता है, पर माइक्रोस्कोप से भी देखने पर वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता। डॉक्टर ह्यू उस चैम्बर का तापमान बढ़ाने को कहता है और डिफरेंट एनवायरनमेंट ट्राई करके उस सिंगल सेल जीव के रहने लायक वातावरण बनाने की कोशिश करता है ताकि वो जीव कोई हरकत कर सके। कुछ देर बाद वो जीव हिलने लगता है। ये देखकर सभी क्रू मेंबर्स खुश हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसे पहले लोग होते हैं जिसने पृथ्वी के बाहर किसी भी तरह के जीवन को खोजा होता है। इस मिशन की कमांडर इकैटरीना गोलोविकीना पृथ्वी पर से टेलीकम्युनिकेशन के जरिए केल्विन एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के सवालों का जवाब दे रही होती है। ये बच्चे उस सिंगल सेल जीव, जिसे आमतौर पर एक एलियन भी कहा जा सकता है, के बारे में कई सारे सवाल पूछ रहे होते हैं। ये बच्चे अपने स्कूल के नाम पर ही उस जीव को केल्विन नाम दे देते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का सबसे महंगा स्पेस स्टेशन होता है जिसे बनाने में लगभग 200 बिलियन US खर्च हुए होते हैं। एलियन जीव केल्विन की इस खोज की इस खबर को पृथ्वी तक पहुंचाने के बाद सभी क्रू मेंबर्स सोने के लिए अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में चले जाते हैं। अगला दिन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पिलग्रिम 7 मिशन का 12वां दिन होता है। केल्विन बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म होते जा रहा होता है। वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से बढ़कर इतना बड़ा हो गया होता है कि उसे सामान्य आंखों से भी देखा जा सकता था। उसका दिमाग और सेल्स भी काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहे होते हैं। उसे देखकर रोरी ह्यू को कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम बाप बन गए हो। सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने कामों में लगे होते हैं। तभी सो मुरुकामी सभी को अपने बाप बनने की खुशखबरी सुनाता है। दरअसल पृथ्वी पर उसकी वाइफ को बेटी हुई होती है। सभी क्रू मेंबर्स सो को बधाइयाँ देते हैं। दिन बीतते जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है। पर एक दिन डे 25 में लैब में एक टेक्निकल खराबी के चलते सायरन बजने लगता है। तभी मिरिंडा और रोरी, जो कि एक फ़्लाइट इंजीनियर होता है, फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। तभी वहाँ ह्यू भी आ जाता है। रोरी उस टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करता है और इस गलती के लिए ह्यू के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे समझाता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। उस लैब के अंदर जो जीव है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो चीज़ क्या है। इस सब पर मिरिंडा कहती है कि ये कोई कंट्रोल एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमें इस तरह की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल इस टेक्निकल खराबी के कारण केल्विन को जिस चैम्बर में रखा गया था उसके एयर प्रेशर में आए सडन चेंजेस से कई हफ्तों के ग्रोथ और एक्टिविटी के बाद केल्विन अब पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है। ये सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और ह्यू तो कुछ ज़्यादा ही। केल्विन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, पर इस बात को नज़रअंदाज करते हुए डिसीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन ऑफिसर होने के नाते मिरेंडा को उस बॉक्स जिसमें केल्विन था और पूरे लैब को सेफ्टी प्रिकॉशंस के चलते सील करना पड़ता है। ह्यू पैरों से हैंडीकैप होता है। जब मिरेंडा स्ट्रेचिंग में उसकी मदद कर रही होती है, वो उससे कहती है कि सोचो हालात कितने बिगड़ सकते थे और फिर मुझे कोई बड़ा रिस्क लेना पड़ता। जिस पर ह्यू कहता है कि हाँ, पर हर रिस्क किसी वजह से लिया जाता है। सोचो केल्विन की वजह से हम लाइफ के बारे में कितना कुछ जान पाएंगे। हो सकता है वो कई लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर पाए। ये लोग केल्विन को उठाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का डिसीज़न लेते हैं, जो सही भी साबित होता है। पर जैसे ही केल्विन उस इलेक्ट्रिक शॉक से होश में आता है, वो बहुत ताकत के साथ ह्यू का हाथ जकड़ लेता है और वो उस इलेक्ट्रिक बैंड को भी तोड़ देता है। केल्विन की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ह्यू अपना हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा होता,
रोरी उसकी मदद करने के लिए अंदर जाना चाह रहा होता है, पर मिरेंडा उसे ये कहकर मना कर देती है कि हमें क्वारंटीन मेंटेन करना होगा। ह्यू वहाँ से अपना हाथ निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर तभी केल्विन उसका हाथ तोड़ देता है। ह्यू दर्द से चिल्लाने लगता है। ये देखकर डेविड रोरी को उसे बचाने के लिए अंदर जाने को कहता है, पर क्वारंटीन रूल्स को फॉलो करते हुए मिरेंडा उन्हें अंदर जाने से रोक लेती है। तभी वो सभी देखते हैं कि केल्विन ने ह्यू का हाथ छोड़ दिया है, पर ह्यू बेहोश हो चुका है। तभी उनकी नज़र उस चैम्बर से बाहर आ रहे एक ग्लव पर पड़ती है, जहाँ से केल्विन बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। पर उस वक्त सभी ज़्यादा घबरा जाते हैं जब वो देखते हैं कि केल्विन उस ग्लव को काटने के लिए बैंड का यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि इस तरह से किसी जीव का सोच पाना आम बात नहीं होती। और केल्विन उस चैम्बर से निकलकर लैब में आ जाता है। ये लोग देखते हैं कि केल्विन एक्सपेरिमेंट के लिए रखे एक चूहे के पास चला जाता है और उसे पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है। ये देखकर सभी लोग और ज़्यादा डर जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए रोरी ह्यू को लाने के लिए लैब के अंदर चले जाता है। वो ह्यू को तो बाहर भेज देता है, पर उसके पैर में केल्विन लिपट जाता है। ये देखकर डेविड लैब का दरवाज़ा बंद कर देता है, क्योंकि वो केल्विन को लैब के बाहर नहीं आना देना चाहते थे। रोरी मिशन कमांडर से केल्विन को मारने की परमिशन मांगता है, और हालात को देखते हुए रोरी को परमिशन मिल भी जाती है। रोरी उसे आग में जलाने की कोशिश करता है, पर केल्विन इससे किसी तरह बचकर रोरी के मुँह से होते हुए उसके अंदर चला जाता है, जिससे रोरी की मौत हो जाती है और सभी लोग सिवाय देखने के और कुछ नहीं कर पाते। फायर हीट के कारण उस लैब का इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाता है। सो और कमांडर इसे ठीक करने के लिए कंट्रोल यूनिट में चले जाते हैं। मिरेंडा देखती है कि केल्विन और भी बड़ा हो गया होता है और वो लैब से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, और वो एक एयर वेंडर से होते हुए बाहर आ जाता है। अब इनके लिए खतरा और भी बढ़ गया होता है, क्योंकि अब केल्विन स्पेस स्टेशन में कहीं भी हो सकता है। ये लोग रोरी की बॉडी को गोल्डन फॉयल से रैप कर रहे होते हैं और पृथ्वी पर कंट्रोल सेंटर से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि इस सिचुएशंस के बारे में उन्हें बता सकें। पर इनका कम्युनिकेशन सिस्टम ख़राब हो गया होता है, जिसे केवल बाहर से ही ठीक किया जा सकता है। इसलिए कमांडर कैट इस काम को करने के लिए खुद स्टेशन से बाहर जाती है। वो देखती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हीटअप कर रहा होता है, क्योंकि उसका कूलेंट केल्विन ने खा लिया होता है। वो जैसे ही ढक्कन खोलती है, केल्विन वहाँ से निकलकर उसके सूट पर आकर चिपक जाता है और उसे जकड़ने लगता है। केल्विन सूट के कूलेंट सिस्टम को भी तोड़ देता है, जिससे सारा लिक्विड कमांडर कैट के हेलमेट में आने लगता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सभी उसे जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहते हैं। केल्विन अभी भी उसके सूट में चिपका हुआ होता है। कैट उस जीप को वापस स्पेस स्टेशन के अंदर नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए वो अंदर नहीं जाती और अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देती है। क्रू के 6 में से 2 मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं और ह्यू भी अपाहिज होता है। अब डेविड, मिरेंडा और सो को ही आगे की सिचुएशन को संभालना होगा। केल्विन अब सिर्फ थ्रस्टर की मदद से ही स्पेस स्टेशन के अंदर जा सकता था, तो जैसे ही केल्विन थ्रस्टर्स की मदद से अंदर आने की कोशिश करता है, सो उन्हें ऑन कर देता है। पर बार बार ऐसा करने से स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट को छोड़कर धीरे धीरे पृथ्वी की ओर जाने लगता है और इनका फ्यूल भी लगभग ख़त्म होने वाला होता है। अब इन्हें एक मुश्किल फैसला लेना होता है, या तो ये इस जीव को पृथ्वी तक पहुंचने दें या फिर खुद को ऑर्बिट में स्टेबल करते हुए केल्विन को अंदर आने दें। तो ये लोग उस आफत को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकने के लिए उसे अंदर आने देते हैं, क्योंकि केल्विन भी ज़्यादा देर तक वैक्यूम में ज़िंदा नहीं रह सकता। उसे ज़िंदा रहने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत तो होती ही है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये खुद को एक कंपार्टमेंट में सील पैक कर लेंगे और बाकी के सभी कंपार्टमेंट को वैक्यूम में बदल देंगे, जिससे कुछ ही घंटों में ऑक्सीजन न होने के कारण केल्विन खुद ही मर जाएगा। ये लोग प्लान के मुताबिक ऐसा ही करते हैं और एक कंपार्टमेंट में खुद को बंद करके केल्विन के मरने का इंतज़ार करते हैं। पर इन्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि आखिर केल्विन है कहाँ। ह्यू कहता है कि हर कोई खुद को ज़िंदा रखना चाहता है, केल्विन भी। वो हमसे नफ़रत नहीं करता, वो बस खुद को ज़िंदा रखना चाहता है। इसके लिए उसे हमें मारना होगा। इतना कहते ही उसकी पल्स जाने लगती है। वो इसे ज़िंदा रखने के लिए उसे शॉक देते हैं। तभी मिरेंडा को ह्यू के पैरों में कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। वो देखती है कि उसके पैर पर केल्विन लिपटा हुआ होता है और वो उसके पैर को खा रहा होता है। वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन वहाँ से भागने लगते हैं। केल्विन भी उनका पीछा करने लगता है। सोच से बचकर किसी तरह खुद को स्लीपिंग चैम्बर में बंद कर लेता है। केल्विन उस चैम्बर को खोलने की कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। डेविड और मिरेंडा भी किसी तरह उससे बचकर ह्यू के पास वापस लौट आते हैं। ह्यू अभी भी जिंदा होता है, पर उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और कुछ ही देर बाद वो भी इनका साथ छोड़ देता है। जब केल्विन ह्यू का पैर खा रहा था, तो उसने उसके पैर में लगे उस ऑन मार्क को भी खा लिया था, जिससे अब ये
उसे मैप में आसानी से ट्रैक कर पा रहे थे। तभी इनकी तरफ पृथ्वी से एक कैप्सूल आता हुआ नज़र आता है। डेविड कहता है फायरवॉल 3 शुरू हो गया है, पृथ्वी से हमारे लिए मदद आई है। मिरेंडा उसे बताती है कि हमें बचाने कोई नहीं आया है। फायरवॉल 1 था वो बॉक्स जिसमें केल्विन को रखा गया था, और फायरवॉल 2 थी वो लैब, और इन दोनों के नाकाम होने पर अंतिम फायरवॉल 3 था ये स्टेशन खुद। अब या तो हमें यहीं रहना होगा या ये लोग हमें यहाँ से दूर भेज देंगे, और ये फायरवॉल मैंने ही डिज़ाइन किए थे। अब या तो हम इस चीज़ से निपट कर घर वापस जाएंगे या सब खत्म हो जाएगा। सो ये सोचकर कि पृथ्वी से मदद आई है, वो कैप्सूल की ओर जाने लगता है। उसके पीछे पीछे केल्विन भी आ जाता है। सो केल्विन को उसी कैप्सूल में भरकर उसे इजेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सब उल्टा हो जाता है और सो खुद उस कैप्सूल में चले जाता है। केल्विन डेविड और मिरेंडा की ओर जाने लगता है, पर ये दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। इन्हें कोई उम्मीद, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। ये चुपचाप खड़े होकर पृथ्वी की तरफ देख रहे होते हैं और अपने बीते हुए पलों को याद कर रहे होते हैं। तभी डेविड को याद आता है कि इनके पास ऑक्सीजन कैंडल्स हैं और स्टेशन के बाकी हिस्से में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है, जिससे ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण केल्विन जिंदा नहीं रह पाएगा और वो इन ऑक्सीजन कैंडल्स की तरफ आएगा, तो हम इन्हें चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेशन में 2 लाइफ बोट हैं, तो प्लान ये है कि मैं केल्विन को ऑक्सीजन कैंडल्स की मदद से बोट ए पर ले जाऊंगा और उसे अपने साथ लेकर डीप स्पेस में चला जाऊंगा, और तुम बोट बी की मदद से पृथ्वी पर लौट जाना। मिरेंडा इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि हम साथ में पृथ्वी पर जाएंगे, पर डेविड उसे समझाता है कि लाइफ बोट केवल एक इंसान को ले जाने के हिसाब से डिज़ाइन की गई थी, तो हम में से कोई एक ही जा सकता है, और वैसे भी मैं यहीं के लिए बना हूँ। मुझे फिर से उन 8 अरब बेरहम लोगों के पास नहीं जाना। डेविड के बार बार इंसिस्ट करने पर आखिरकार मिरेंडा राजी हो जाती है। डेविड ऑक्सीजन कैंडल्स को चारा बनाकर केल्विन को उस लाइफ बोट ए तक ले आता है और अपने साथ केल्विन को भी उसमें बंद कर लेता है। मिरेंडा डेविड के लाइफ बोट इजेक्ट करने का वेट करती है, और जैसे ही डेविड अपनी बोट इजेक्ट करता है, मिरेंडा भी अपनी लाइफ बोट पृथ्वी की ओर इजेक्ट कर देती है। डेविड अपनी लाइफ बोट के ऑटो पायलट को मैन्युअल ओवरराइड करके डीप स्पेस की ओर निकल जाता है, पर स्पेस में मौजूद सैटेलाइट के मलबों से टकराकर लाइफ बोट्स में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, और दूसरी तरफ डेविड से केल्विन उसकी बोट का पूरा कंट्रोल छीन लेता है। पर आखिरकार बोट एक किसी तरह समुंदर में लैंड कर जाती है, जहां कुछ मछुआरे आकर देखते हैं कि यह आखिर क्या चीज़ है। तब हमें पता चलता है कि ये लाइफ बोट तो डेविड का होता है, जिसमें केल्विन भी होता है, और जो दूसरा लाइफ बोट था मिरेंडा वाला, वो तो कहीं डीप स्पेस में चला गया है। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जीव आखिर कितना स्मार्ट हो सकता है।